हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया। तो बच्चों, बीएससी फर्स्ट सेम केमिस्ट्री जो फर्स्ट हमारा चैप्टर था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हमने अभी तक जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तक कर लिया था, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या बात की थी, उससे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल थे। तो इसके बाद आज के लेक्चर में बच्चों यहां पर बात करते हैं मैकेनिक्स की। और यहां पर आपने हेडिंग तो देख ही लिया होगा, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो मैकेनिक्स क्या होता है, यहां पर दो टाइप्स है हमारे पास। एक क्या होता है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसमें हम बात करते हैं मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की। किसकी बात करते हैं बच्चों? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की। और जो हमारा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल बोल लो या फिर वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स जो होती है उसमें हम बात करते हैं किसकी? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की। तो कॉपी पेन ले लीजिए, हेडिंग लगाइए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो यहां पर पहले हम बात करेंगे बच्चों मैकेनिक्स की। किसकी बात करेंगे? मैकेनिक्स की। तो हमारे पास क्या होता है, दो टाइप से है। पहला कौन सा है? क्लासिकल मैकेनिक्स। कौन सा मैकेनिक्स है? क्लासिकल मैकेनिक्स, जो कि किसके लिए लागू होता है? फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल। किसके लिए अप्लाई होता है? मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, जो हमारा डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या था? अगर मास इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? मास इंक्रीज करेगा। लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी था। क्या था? लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। अगर यहां पर मास इंक्रीज करता है तो ऑब्वियस सी बात है जो लेमडा होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो कहने का मतलब लैम्डा का मान क्या हो जाएगा? मैक्रोस्कोपिक बॉडीज की हम बात कर रहे हैं, मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं। तो मैक्रोस्कोपिक का मतलब क्या है? बहुत बड़ा पार्टिकल है ना। तो उसका जो मास होगा बहुत ज्यादा होगा, और मास ज्यादा होगा तो उसका लैम्डा क्या आ जाएगा? कम आ जाएगा, जिसको हम क्या काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है वो किस पर वर्क करता है? सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर। ठीक है। इसके बाद दूसरा कौन सा आता है बच्चों? दूसरा आता है हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। कौन सा आता है? क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये अप्लाई होता है फॉर माइक्रोस्कोपिक बॉडीज, या पार्टिकल बोल लो। तो जब भी हम माइक्रोस्कोपिक बॉडीज की बात करेंगे तो वहां पर किस चीज की जिक्र होगा? इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया। कहने का माइक्रोस्कोप मतलब सूक्ष्म छोटे पार्टिकल। तो यहां पर जो माइक्रोस्कोपिक बॉडीज होती है उनकी हम क्या है? लेमडा काउंट कर सकते हैं। क्या काउंट कर सकते हैं? लेमडा, क्योंकि उनका मास क्या होता है? कम होता है। तो मास क्या होगा? कम। तो लेमडा क्या हो जाएगा? इंक्रीज करेगा। और साथ ही क्या है, यहां पर हम वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर की भी यहां पर बात कर सकते हैं। किसमें? क्वांटम मैकेनिक्स में। तो कहने का मतलब क्या है, जो मैक्रोस्कोपिक बॉडीज होती हैं वो क्या शो करती है? विच शोज वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। शोज पार्टिकल एंड वेव नेचर बोथ, दोनों ही नेचर को शो करती है। कौन? माइक्रोस्कोपिक बॉडीज। यानी कि क्वांटम मैकेनिक्स किस पर काम कर रही है? माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल पर काम कर रही है। जो हमारे नील बोर चचा हुए ना, तो उन्होंने जो है क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर ही क्या है? इलेक्ट्रॉन को क्या बताया था? पार्टिकल बताया था। नील्स बोर ने क्या किया? क्लासिकल मैकेनिक्स के आधार पर ही क्या बताया था? नील बोर ने क्या है? क्लासिकल इसी मैकेनिक्स के आधार पर क्या? इलेक्ट्रॉन का कौन सा नेचर बताया? पार्टिकल नेचर। तो इसको नोट डाउन कर लो बच्चों।
तो इतना सब कुछ जान लेने के बाद बच्चों यहां पर बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, जिसको हम क्या बोल रहे थे, वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या होता है इसका, वेव मैकेनिकल मॉडल। तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पर कि दिया किसने, है ना, किसके आधार पर जो हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की बात कर रहे हैं, वेव मैकेनिकल मॉडल। तो इसके बारे में बात की थी हाइजेनबर्ग ने। किसने, हाइजेनबर्ग, और साथ में श्रोडिंजर या स्क्रोडिंजर भी बोल सकते हो। किसने बात की थी, जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है वो किसने दिया था, एक तो दिया था हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग एंड स्क्रोडिंजर। श्रोडिंजर गेव क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में किसने बात की थी, हाइजेनबर्ग और साथ में स्क्रोडिंजर या फिर श्रोडिंजर बोल लो, है ना। तो यहां पर जो इन्होंने बेस माना था किसके लिए, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के लिए जो यहां पर बेस माना था वो क्या माना था, जो डी ब्रोगली का डुअल नेचर था और साथ में जो क्या था, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था। तो उसके आधार पर ही क्या बताया गया यहां पर, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को बताया गया है। क्या बेस लिया इन्होंने, बेस क्या लिया था, आधार, बेस क्या लिया था, एक तो लिया था डुअल नेचर किसके अकॉर्डिंग, डी ब्रोगली के अकॉर्डिंग डुअल नेचर एंड हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को लिया था, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को यहां पर बेस लिया था। तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, साथ में जो डुअल नेचर ऑफ डी ब्रोगली है, डी ब्रोगली का जो हाइपोथेसिस था उसके अकॉर्डिंग क्या था, जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होता है, वो कैसा नेचर रखता है, डुअल नेचर रखता है, यानी कि वेव नेचर के साथ साथ क्या नेचर शो करता है, पार्टिकल नेचर। दूसरा क्या था यहां पर, जो दूसरा पॉइंट था वो क्या था, इलेक्ट्रॉन कभी भी क्या है, फिक्स पाथ को ओबे नहीं करेगा। यानी कि जो यहां पर क्या था, नील बोर ने बताया था, नील बोर ने क्या बोला था कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया और इसके चारों ओर क्या फिक्स पाथ पर कौन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन जो डुअल नेचर ऑफ किसका था, डी ब्रोगली ने डुअल नेचर दिया था और साथ में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जो अकॉर्डिंग था वो क्या था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन होगा वो फिक्स पाथ पर रिवॉल्व नहीं कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है यहां पर, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा होगा, कहीं भी इस तरीके से कर तो पाथ पर ही रहा होगा, लेकिन क्या है, फिक्स पाथ नहीं होगा उसका, क्या होगा, इर्रेगुलर, इस तरीके से। तो यहां पर क्या है, 3 पॉइंट निकल के आए। पहला पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन बीइंग माइक्रोस्कोपिक विच हैव डुअल नेचर। दूसरा पॉइंट क्या निकल के आया कि जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वो क्या है, कभी भी फिक्स पाथ को ओबे नहीं करेगा। इलेक्ट्रॉन डोंट ओबे फिक्स पाथ और फिक्स वेलोसिटी but have an irregular मूवमेंट, या फिर जिसको क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। और लास्ट जो पॉइंट था वो क्या था, नो फिक्स ट्रेजेक्टरीज। कहने का मतलब जो नील बोर थे उन्होंने क्या बोला कि फिक्स पाथ पर घूम रहा है,
लेकिन यहां पर क्या है, जो तुम्हारा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलता है कि फिक्स पाथ का ओबे नहीं करता है वहां पर, वो क्या है, उसकी कुछ रेंज होती है और उस पाथ पर कहीं पर भी हो सकता है वो। तो कहने का मतलब ये इस सर्कल पे नहीं घूमेगा इलेक्ट्रॉन। हो सकता है इलेक्ट्रॉन इस तरीके से मूवमेंट कर रहा हो, इस तरीके से, इस तरीके से, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर ये 3 पॉइंट निकल के आया और बेस क्या था यहां पर, जो तुम्हारा वेव मैकेनिकल मॉडल का, वो क्या क्या था, हाइजेनबर्ग एंड जो हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, और साथ ही कौन सा, डी ब्रोगली डुअल नेचर हाइपोथेसिस था। उसके आधार पर क्या है, यहां पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात की गई। और किस किसने की, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर ने, स्क्रोडिंजर बोल रहे हैं जिसको, तो उन्होंने क्या किया, एक इक्वेशन दिया, किसने, स्क्रोडिंजर ने। तो कहने का मतलब यहां पर क्या, इलेक्ट्रॉन का पाथ जो होता है वो फिक्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है, इरेगुलर होता है। तो इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों यहां पर नील बोर ने क्या बोला था कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर कहां रिवॉल्व करेगा, एक फिक्स पाथ पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा। लेकिन जब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल आया तो उसके अकॉर्डिंग क्या आया कि जो हमारा एटम होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, तो जो न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा वो ऐसे में भी करेगा, ऐसे में भी करेगा और साथ में ऐसे में भी करेगा। तो कहने का मतलब सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, ऐसे में भी इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा, ऐसे में भी करेगा और ऐसे में भी करेगा। तो कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, यहां पर 3D में रिवॉल्व कर रहा है ना। तो कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन, जो नील बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, फिक्स पाथ पर रिवॉल्व करता है, वो वहां पर क्या निकला कि जो हमारा एटम है, किसके अकॉर्डिंग, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अकॉर्डिंग, जो कि किस किसने दिया था, हाइजेनबर्ग एंड स्क्रोडिंजर ने। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, जो एटम होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। कहने का मतलब एटम हैव 3D स्ट्रक्चर। अब 3D स्ट्रक्चर होगा तो वहां पर क्या होंगी, 3 एक्सिस होंगी, और वो 3 एक्सिस कौन कौन सी होंगी, 3 एक्सिस, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड एक्सिस पे क्या कर रहा है आपका, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। लेकिन जो नील्स बोर ने बताया था कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सिर्फ फिक्स पाथ पर रिवॉल्व कर रहा है। तो कहने का मतलब अगर मैं इसको न्यूक्लियस मान रहा हूं तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे में रिवॉल्व कर रहा हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे में रिवॉल्व कर रहा हो सकता है इलेक्ट्रॉन ऐसे में रिवॉल्व कर रहा हो। तो कहने का मतलब जो फिक्स पाथ की यहां पर बात की थी नील बोर ने, वो क्या है, यहां पर इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि जो एटम होता है हमारा क्या होता है, 3D स्ट्रक्चर लिए हुए होता है। तो इसलिए हो सकता है कि कौन से एक्सिस में तुम्हारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है कुछ फिक्स नहीं है। तो इसीलिए क्या बोला गया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ओबे नहीं करता है फिक्स पाथ को, उसका जो मूवमेंट होता है क्या होता है, इरेगुलर होता है। तो कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी क्या होगी, एनर्जी होगी, कुछ ना कुछ एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाएगा किससे, ई से। दूसरा क्या होगा, एनर्जी के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, है ना। एनर्जी, टोटल एनर्जी क्या क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो एनर्जी होती है, दो अपोजिट चार्ज के बीच में जो एनर्जी, तो वो कौन सी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज और किसके चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज के, यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर। तो अपोजिट चार्ज के बीच में जो एनर्जी जनरेट होती है उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, जिसको डिनोट किया जाता है भी से। किससे डिनोट किया जाता है, भी से। तो और साथ ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का मास भी होगा। तो यहां पर क्या है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के आधार पर इक्वेशन दी गई, जिसको क्या बोला जाता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है बच्चों, इसको नोट डाउन करने के बाद यहां पर श्रोडिंगर जो वेव इक्वेशन है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन,
यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमें बताती है कि हमारा इलेक्ट्रॉन जो है कहां पर उपस्थित है, कहां पर प्रेजेंट है, कहां एटम में जो है इलेक्ट्रॉन के जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है उसके बारे में कौन बताता है, यही श्रोडिंगर वेव इक्वेशन बताती है। जो इक्वेशन क्या है हमारे पास, d2 साई अपॉन dx² प्लस d2 साई अपॉन dy² प्लस d2 साई अपॉन dz²। कहने का मतलब कहीं पर भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है, x एक्सिस में, y एक्सिस में एंड z एक्सिस में। इसके बाद प्लस 8π² अपॉन h क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, और E माइनस v इंटू साई इज इक्वल टू 0। E क्या है यहां पर, E है हमारा क्या, जो एनर्जी है, V क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, साई आया यहां पर, क्या आया है, साई। तो साई क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी बताता है इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की एटम में, है ना। फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, उसके बारे में बताता है। तो इतना नोट डाउन कर लो, ये जो इक्वेशन है ना, इसको नोट डाउन कर लो, और इसको हम अगले लेक्चर में क्या प्रूफ भी करेंगे। तो जो हमारा साई है वो क्या बताता है, वो बताता है हमें इट शोज अबाउट प्रोबेबिलिटी, संभावना मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। कहने का मतलब जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, 3 डायमेंशन में रिवॉल्व कर रहा है। कहां रिवॉल्व कर रहा है, 3 डायमेंशन में रिवॉल्व कर रहा है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये जेड एक्सिस मान लो, और ये वाई एक्सिस। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर रिवॉल्व कर रहा है उसके बारे में कौन बताएगा, साई बताएगा। क्या बताएगा, साई, विच शोज अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो इतना नोट डाउन कर लो। और बच्चों यहां पर जो साई होता है, वो साई क्या होता है, इसका फिजिकल मीनिंग कुछ नहीं होता है, यानी कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, मैथमेटिक्स में नहीं होता इसका। तो फिजिकल, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, साई हैव नो फिजिकल सिग्निफिकेंस इन मैथमेटिक्स। तो इसका क्या है, कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो इसके बाद यहां पर एक ग्राफ प्लॉट करते हैं साई और आर के बीच में, साई और आर के बीच में। तो अभी पता चल जाएगा कि जो साई का है वो फिजिकल सिग्निफिकेंस क्यों नहीं होता है। तो यहां पर क्या हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, किस किस के बीच में, साई और आर के बीच में। ये क्या है यहां पर, साई, और ये क्या हो गया, आर डिस्टेंस, है ना। तो साई किस चीज के बारे में बता रहा है हमें, साई बता रहा है हमें कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना के बारे में, कि किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहां पर है, वो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट है मतलब। तो कहने का मतलब उसकी संभावना को बता रहा है। तो यहां पर जब ग्राफ प्लॉट किया गया तो इस तरीके से ग्राफ आया यहां पर, इस तरीके से। तो अब यहां पर देख सकते हैं कि ये जो साई की वैल्यू है ये इतना है, ये साई यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू, ये क्या हो गया, नेगेटिव वैल्यू। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है कि ये जो साई आ रहा है वो क्या आ रहा है, नेगेटिव भी आ रहा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव में भी है। अब सपोज दैट इलेक्ट्रॉन की या तो क्या होगी, पाए जाने की कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटी होगी, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं पाया जाएगा। दो ही चीज तो होगी, या तो इलेक्ट्रॉन होगा, और होगा भी तो किस में होगा, पॉजिटिव में होगा। अगर नहीं होगा तो वो क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी किस में होगी, 0 होगी, माइनस थोड़ी होगी। कहने का मतलब सपोज दैट मेरे पास ये मार्कर है, तो क्या बोलोगे कि सर आपके पास क्या है, ये एक मार्कर है।
अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास कुछ मार्कर नहीं है तो क्या बोलोगे, सर आपके पास -1 मार्कर है, यही तो बोलोगे सर आपके पास 0 मार्कर है। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी यहां पर आ रही है वो क्या आ रही है, माइनस आ रही है। तो माइनस आने के कारण इसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। यहां पर जो दूसरा टर्म आता है साई स्क्वायर आता है, क्या आता है बच्चों, साई स्क्वायर, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, जो कि हमें क्या है इंपॉर्टेंस देनी होती है, किसको, साई के मुकाबले इस साई स्क्वायर को। क्योंकि सपोज दैट यहां पर मान लो ये 1 2 3 -1 -2 -3, सपोज दैट हमारा साई जो है -1 है, तो साई स्क्वायर कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा। सपोज दैट साई की वैल्यू कितनी है, -2, तो साई स्क्वायर कितना हो जाएगा, +4 आ जाएगा। सपोज दैट साई की वैल्यू कितनी है, -3, तो साई स्क्वायर कितना हो जाएगा, +9। तो कहने का मतलब यहां पर क्या हो रहा है, ये ग्राफ यहां पर क्या हो जाएगा, इस तरीके से ना होके, जब हम किस किस के बीच में बनाएंगे इसको, साई स्क्वायर और आर के बीच में, तो जो ये ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा। यानी कि यहां पर जो साई स्क्वायर की वैल्यू है वो हमेशा किस में होगी, पॉजिटिव होगी, माइनस में नहीं होगी। आप खुद इमेजिन करो कि आपने माइनस में जब दिया उसको, तो ऐसा लग रहा है कि हम बोलेंगे कि वहां पर जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, -1 इलेक्ट्रॉन वहां पर क्या है, पाया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या है वहां पर, जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है कहां पर है, माइनस में है। माइनस में थोड़ी हो सकता है कुछ भी, वो क्या होगा, या तो प्लस में होगा या फिर क्या होगा, नहीं होगा, है ना। तो कहने का मतलब जब साई स्क्वायर को क्या है इंपॉर्टेंस देनी है, किससे ज्यादा, साई से ज्यादा। तो कहने का मतलब साई स्क्वायर का क्या होता है, फिजिकल मीनिंग होता है, फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, क्योंकि ये कभी भी क्या है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो साई स्क्वायर हैज फिजिकल सिग्निफिकेंस। कारण क्या है, क्योंकि ये नेवर गेट्स माइनस नहीं होगा कभी भी, क्या नहीं होगा, माइनस। और ये भी किस चीज के बारे में बता रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो प्रोबेबिलिटी को ही बता रहा है, किसकी प्रोबेबिलिटी को, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी को। कहां पर, एटम के अंदर, कि कहां पर जो है इलेक्ट्रॉन है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो वो किस में होगा, पॉजिटिव में ही होगा, ऐसे थोड़े होगा कि माइनस में आ जाएगा। तो कहने का मतलब साई स्क्वायर का क्या यहां पर फिजिकल सिग्निफिकेंस है, जो साई होता है उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। तो इतना नोट डाउन कर लो। तो इसके बाद बच्चों यहां पर इमेजिन करो किसकी, एक मधुमक्खी के छत्ते की, किसकी इमेजिन करना है, मधुमक्खी की छत्ता। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, तो वहां पर जो मधुमक्खी का छत्ता है उसको ऐसा मानो कि वो क्या है, तुम्हारा जो एटम का न्यूक्लियस है। एटम के न्यूक्लियस की कंपैरिजन करो किससे, मधुमक्खी के छत्ते से। तो आप लोगों को पता है कि जो मधुमक्खी का छत्ता होगा उसके चारों ओर, उसके जो पास में मधुमक्खी के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। मतलब जो मधुमक्खियां मौजूद होंगी वो कहां होंगी, मधुमक्खी के छत्ते के पास ज्यादा होंगी। जैसे जैसे मधुमक्खी के छत्ते से दूर चलते जाएंगे तो वहां पर मधुमक्खी के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कम होगी। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि 0 हो जाएगी, मैं क्या बोल रहा हूं, कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कहने का मतलब हो सकता है कि जो मधुमक्खी के छत्ते से जैसे जैसे हम दूर जाएं तो वहां से हो सकता है कि जो 8-10 मधुमक्खियां कहां गई हूं, फूलों से रस निकालने गई हूं। तो वहां पर क्या है, कहने का मतलब इसी प्रकार जैसे हमारा क्या है, एटम में जो न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के पास में जो इलेक्ट्रॉन के डेंसिटी होगी, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। लेकिन जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर चलते जाएंगे, जैसे जैसे क्या होता जाएगा, न्यूक्लियस से हम दूर चलते जाएंगे, वैसे वैसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी भी कम होगी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो यहां पर हम कुछ इस तरीके से इमेजिन करते हैं, जो हमारा जो यहां पर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी होता है
उसके आधार पर जो है बहुत सारी इमेज ली गई, किसकी, एटम की। तो बहुत सारी इमेज कुछ इस तरीके से, आपने जो है एनिमेशन वगैरह देखा होगा, कार्टून वगैरह, है ना। तो वहां पर क्या होता है, आपको लगता है कि कोई कुछ चल रहा है, मतलब, है ना। या फिर अगर आप जो है, जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूं उसको आप जो है दोगुनी स्पीड से देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि कार्टून टाइप में बोल रहा है, बहुत स्पीड से। तो कहने का मतलब एक्चुअल में जो एनिमेशन होता है वो क्या होता है, बहुत सारी इमेज को जोड़ करके एक साथ बहुत हाई स्पीड में चलाया जाता है उसको। सपोज दैट मैं कहता हूं कि एक पोज ये है, दूसरा पोज मैंने कहा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अब इन सब को, पहला क्या था, ये था, दूसरा क्या था, ये था, तीसरा क्या था, ये था, तीसरा, चौथा क्या था, ये था। इन सबको जब बहुत हाई रिजोल्यूशन में चलाया जाएगा, बहुत हाई स्पीड में चलाया जाएगा, कहने का मतलब इस तरीके से, तो यहां पर क्या लग रहा है आपको कि कार्टून चल रहा होगा जैसे। तो इसी तरीके से यहां पर भी क्या है, एटम की जो है बहुत सारी इमेजेस एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी द्वारा ली गई और वहां पर जो है उन बहुत सारी इमेजेस को एक साथ चलाया गया। तो हमें यहां पर देखने को मिला कि जो इलेक्ट्रॉन है, ये जैसे ये क्या हमारा, ये न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन यहां पर जब एक पिक्चर ली गई तो इलेक्ट्रॉन यहां पर मिला, दूसरी पिक्चर ली गई इलेक्ट्रॉन यहां पर मिला, तीसरी पिक्चर ली गई इलेक्ट्रॉन यहां पर मिला, चौथी पिक्चर ली गई इलेक्ट्रॉन यहां पर मिला, पांचवी पिक्चर ली गई इलेक्ट्रॉन यहां पर मिला। इन मतलब बहुत, मतलब ये समझ लो कि हजारों पिक्चर को एक साथ चलाया गया बहुत हाई स्पीड से। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो कहां पर सबसे ज्यादा थी, वो यहां पर थी, कहां पर, न्यूक्लियस के अराउंड, कहां पर, न्यूक्लियस के अराउंड। तो कहने का मतलब न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। जैसे जैसे दूर चलता जाएगा इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी, प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कम होती जाएगी। तो इस तरीके से यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन का पाथ है यहां पर, है ना, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यहां पर जब नील्स बोर ने बताया था, तो नील्स बोर ने क्या बताया था, ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा है, इस पाथ, सर्कुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा नहीं था, इलेक्ट्रॉन के पाए, यहां पर देखो इसका क्या अपना एरिया आ गया। कहने का मतलब जस्ट इमेजिन की ये आप घर से निकलते हो, ये कहां से निकलते हो, आप घर से निकलते हो, ये सीधा रास्ता जाता है ना, ये क्या जाता है, सीधा रास्ता जाता है। और आपको कहां जाना है, स्कूल जाना है, कहां जाना है, ये स्कूल है आपका। तो आप जब जाओगे ऐसे थोड़े होगा कि आप जो है एक दिन यहां से गए इस तरीके से, हो सकता है दूसरे राउंड कहां, यहां से चले जाओ आप कच्ची रोड से होते हुए। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो है चलोगे आप इसी से। कहने का मतलब यहां पर जो नील बोर कह रहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या है, इस सर्कुलर पाथ के ऊपर रिवॉल्व कर रहा है, ऐसा नहीं था। जो इलेक्ट्रॉन था वो क्या है, इस तरीके से रिवॉल्व कर रहा है, इस तरीके से, इस तरीके से यहां पर कहीं पर भी रिवॉल्व कर सकता है वो, इस तरीके से। तो कहने का मतलब यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन क्या है, इरेगुलर मूवमेंट कर रहा है इस तरीके से। तो कहने का मतलब न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो क्या होगी, बहुत अधिक होगी। क्या होगी, बहुत अधिक होगी। लेकिन जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कहने का मतलब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि जिस पाथ पे हम आज चले उसी पाथ पे, उसी स्टेप से वहां पर हम अपने कदम रखेंगे। हो सकता है कि मैं क्या रास्ता चेंज कर दूं, यहां पर मैं इस तरीके से टेढ़ा आड़ा इस तरीके से चलूं उस पाथ पर, तो वही कहानी यहां पर है। लेकिन इतना भी नहीं होगा कि मैं इस तरीके से कुछ अलग ही कहानी कर दूंगा। कहने का मतलब क्या, चलूंगा उसी पाथ पर। यानी कि यहां पर क्या आया, नया कॉन्सेप्ट आया, किस चीज का, जो नील बोर था, नील बोर ने क्या कहा कि सेल में घूमता है वो। लेकिन यहां पर जो सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सब सेल होते हैं। यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सब सेल में घूम रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, सब सेल में घूम रहा है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो सब सेल में घूम रहा है, उस सब सेल में भी क्या होते हैं, ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्बिटल। यानी कि ऑर्बिट या सेल के अंदर क्या थे, सब सेल। सब सेल के अंदर भी क्या है, ऑर्बिटल।
और यही ऑर्बिटल है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना या प्रोबेबिलिटी है वो सर्वाधिक होती है, मैक्सिमम होती है। उसको क्या बोला जाता है? सब सेल बोला जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, यहां पर जो नील्स बोर ने बोला था, नील्स बोर के अकॉर्डिंग क्या था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रोटेट्स इन स्पेसिफिक पाथ, इन स्पेसिफिक पाथ। लेकिन यहां पर जब हमने जो है बहुत सारे एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से बहुत सारी इमेज को एक साथ चलाया, तो वहां पर क्या निकल के आएगा, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो नियर न्यूक्लियस क्या होती है, मोर होती है। डेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन नियर न्यूक्लियस मोर क्या होती है, बहुत अधिक होती है। लेकिन डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। कब? जब क्या होता जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है क्या होगा, मतलब डेंसिटी क्या होगी, कम होगी, जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे। तो डेंसिटी बिकम लेस ऑन, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकम लेस ऑन मूविंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस से जैसे जैसे दूर चलते जाएंगे वहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। और यहां पर जो ये एरिया है, ये जो एरिया है, एरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 90 से 95% इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन का बादल बोला जाता है। यहां पर कहने का मतलब जहां पर क्या होते हैं, एरिया होता है, वह एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो संभावना होती है 90 से 95% होती है, उस एरिया को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ही क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल बोला जाता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है पाए जाने की। इसको क्या बोला जाएगा, इस एरिया को ऑर्बिटल बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ऑर्बिटल, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल। यानी कि हमारे इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, कहां पर कर रहा है, ऑर्बिटल में। कहां पर कर रहा है, ऑर्बिटल में। कहने का मतलब सपोज दैट आप अगर मेरी लोकेशन पूछते हो, मेरे को मान लो मैं इलेक्ट्रॉन, मैं क्या हूं, इलेक्ट्रॉन, मेरी लोकेशन पूछते हो, तो लोकेशन क्या बोलोगे कि कोचिंग इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले तो यही बोलोगे ना, क्या, सुलीठांग। उसके बाद क्या बोलोगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट है। कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी कहां पर हूं मैं, ऐसे थोड़ी कि पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में घूम रहा हूं या फिर पूरे सुलीठांग में घूम रहा हूं। कहां पर हूं मैं अभी, उस कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक कमरे में हूं। अब उस कमरे का भी नंबर होगा। तो कहने का मतलब मेरा सेल क्या हो गया, सुलीठांग हो गया, सब सेल क्या हो गया, मेरा कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गया। और जो मेरा ऑर्बिटल है वो क्या है, जिस कमरे से मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके लिए, जिस कमरे में मैं अभी मौजूद हूं। अब उस कमरे में भी कहां पर हूं, ऐसे थोड़े होगी पूरे कमरे में घूम रहा हूं मैं, एक कहीं पर तो होऊंगा। तो कहने का मतलब उस एरिया को क्या बोला जाएगा, जहां पर क्या है, मेरे पाए जाने की, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है 90 से 95% होती है, मैक्सिमम होती है। या फिर यहां पर क्या लिख सकते हो, मैक्सिमम होती है, उसे क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोला जाता है। और इलेक्ट्रॉन, उसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल। तो कहने का मतलब पोजीशन, यहां पर पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एटम। तो
किसी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होती है कि कहां पर लोकेटेड है, कहां पर सिचुएटेड है, कहां पर प्रेजेंट है। तो सबसे पहले कहां पर बात करेंगे हम, सेल में होगा, इन एटम, इन एटम। एटम में क्या होगा, सेल या ऑर्बिट बोलते हैं, सेल में, या फिर क्या बोलते हैं उसको, ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। ऑर्बिट में भी कहां होगा, सब सेल में। ऑर्बिट में भी कहां होगा, सब सेल में। और सब सेल में भी कहां होगा, ऑर्बिटल में, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल में। और जहां पर क्या होता है, वेयर इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मौजूद होता है। तो इलेक्ट्रॉन कहां पर प्रेजेंट होता है, ऑर्बिटल में। तो कहने का मतलब जो एक ऑर्बिटल होता है वो कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख सकता है। एन ऑर्बिटल, ये पॉइंट यहां पर नोट करना, एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। केवल 2 इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है एक ऑर्बिटल। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, यहां पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में इतना ही। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बच्चों स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, तो उसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा, तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करवाइए, कमेंट करवाइए। थैंक यू, टाटा बाय बाय।